स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। चलिए, ये प्रत्यावर्ती धारा पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि मैंने बताया कि इस वीडियो को आप लोग एकदम ध्यान से देखिए, एक एक बात को ध्यान से सुनिए, आपकी प्रत्यावर्ती धारा कंप्लीट हो जाएगी। मैं इसको एकदम आसान और सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और ये आपके एग्जाम में 7 नंबर का पूछा जाएगा, इसलिए प्रत्यावर्ती धारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। चलिए आते हैं पॉइंट पे। तो जैसा कि इसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया था प्रत्यावर्ती धारा का, अब थोड़ा आगे नेक्स्ट पे आते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होगा, यहां से आप देख सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का तत्क्षणिक समीकरण क्या होता है। इसके पहले भी इस पे डिस्कस हुआ था, शायद आपको याद होगा कि पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का तत्क्षणिक मान होता है I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। और जब भी आपको औसत मान हम लोग को ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, औसत मान धारा का, तो औसत धारा बराबर होता है एक पूर्ण चक्र में धारा का कुल मान, एक पूर्ण चक्र में धारा का कुल मान बटे आवर्तकाल। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एकदम दिमाग में रखिएगा। जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान ज्ञात करें, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान ज्ञात करें, कब कंडीशन इसकी होगी, दो तीन के जैसे में ए में आपसे पूछा जाएगा कि पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का तत्क्षणिक समीकरण ये होता है और औसत धारा हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। यहाँ से जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो एक चक्र का मतलब ये क्या हुआ, जैसा कि मैंने आपको तुरंत अभी बताया कि यहाँ पे जो हमको एवरेज करंट ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एवरेज करंट, औसत धारा। तो ये क्या है, हमको कहाँ से कहाँ तक, हम जब भी अब ये सर्किल पे ये घूम रही है, तो यहाँ से चली तो चलते 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 ये पॉइंट हमारा ए है, तो कोई ये ए पर ही आने में जो भी टाइम लगा उसी को जीरो से गले टी, माने पूर्ण चक्र में धारा का मान ज्ञात करना है। पूर्ण चक्र में क्या करना है, धारा का मान ज्ञात करना है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा, जीरो से कहाँ जाना है, टी तक, जीरो से टी तक हम लोग को जाना है। तो ये यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन में आई इंटू, समाकलन किसका करना पड़ेगा, आई इंटू डी टी। यानी कहने का मतलब, समाकलन का मतलब तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्लास में। समाकलन उस कंडीशन में ज्ञात किया जाता है जब हर एक सेकेंड में धारा का मान बदलता है। हम चाहते हैं कि कंप्लीट उसका वैल्यू ज्ञात करें धारा का, तो उसके लिए हमें समाकलन करना पड़ता है। इसके जगह पर जैसे में आप देखे होंगे सिग्मा, सिग्मा का मतलब कुल का योग होता है, तो इसका भी उपयोग उसी के जैसा होता है। अपॉन में कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर याद रखना है कि जो आई है ना, आई का मान कितना होता है, आई का मान आपको याद रखना है कि आई का मान होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इंटू का हो जाएगा डी टी। ये आई का मान है, याद रखिएगा कि आई बराबर आई नॉट साइन साइन क्या चीज़, ओमेगा टी, ये वाला कंडीशन है। किस डी टी तो दिया हुआ है, तो डी टी के सापेक्ष क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे यही चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए ये वाला, ये कंडीशन, आई का मान कितना, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसके आई के ऊपर बार लगा हुआ है, इसको बार बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो कंडीशन आप देख रहे हैं, और टी के टी, बस एक ही चीज़ यहाँ पे चेंज करना, बाकी दूसरा कुछ नहीं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी तुरंत हम आगे आपको बताए थे ये चीज़ बताए थे कि बस यही कंडीशन। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे टी को हम क्या कर दिए हैं, हमारा टी जो है, अब टी के बारे में अगर हम बात करें तो टी को हम बाहर कर दिए हैं जो वहाँ पे अपॉन में था, ठीक है। और यहाँ पे एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है कि समाकलन यदि हम किसका निकालें, साइन ए एक्स डी एक्स का निकालें, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉस एक्स माइनस में होता है और अपॉन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये कंडीशन याद रखना है आपको। इसी आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका जब समाकलन किसका करेंगे, साइन ओमेगा टी का, तो मैंने जैसा कि आपको बताया सेम उसी कंडीशन पे इसको लिखा भी गया है। आई बार क्या, आई बार हो जाएगा आई नॉट अपॉन टी, यहाँ आप देख सकते हैं आई नॉट अपॉन टी, सेम कंडीशन।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे आपको दिया हुआ था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका समाकलन साइन का क्या हो जाएगा, कॉस और ओमेगा ओपन में कितना हो जाएगा, ओमेगा टी अपन ओमेगा। कहाँ से कहाँ जाना है, टी से। अपर लिमिट क्या है हमारा टी और लोअर लिमिट क्या है 0। अब इस कंडीशन के बाद आप देखेंगे तो इसका मान हम रखेंगे। मान कैसे रखेंगे, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अब हमें सबसे पहला चीज कि ओमेगा क्या है, ओमेगा कोणीय वेग है। और कोणीय वेग का सूत्र आप लोग जानते होंगे कि जब भी हमको आप तो नॉर्मल वेग जानते होंगे, v बराबर क्या होता है, सब लोग को पता है कि v बराबर क्या होता है, v बराबर एस अपॉन टी होता है, माने विस्थापन बटा समय। लेकिन कोणीय वेग का सूत्र होता है, कोणीय वेग का सूत्र होता है ओमेगा। यहाँ पे कोणीय वेग का सूत्र हम थोड़ा आपको लिख के दिखा दें, ओमेगा बराबर 2 पाई, ये क्या विस्थापन अपन में का टाइम हो गया, तो विस्थापन बटा समय ये होता है इसका कंडीशन। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे ओमेगा के जगह पर क्या रखेंगे हम, ओमेगा के जगह पर रखेंगे 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा के जगह पर, और टी का टी है। अब इस कंडीशन के बाद नेक्स्ट पे आपको ध्यान देना है कि देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन हमारा ये है, ठीक है। और जहाँ पे पहले अपर लिमिट में से हम लोअर लिमिट को माइनस करते हैं, तो टी के स्थान पे हम क्या रख देंगे, टी रख देंगे। और फिर एक जगह आप देखिएगा तो टी के स्थान पर जैसा कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है 0, और यहाँ पे क्या दिखेगा टी। अब इस कंडीशन, अब जब यहाँ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये पार्ट कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ हमारे पास कितना बचा, केवल यहाँ बचा है 2 पाई, कितना बचा है 2 पाई। चलिए नेक्स्ट पे चलो। नेक्स्ट बात, जैसा कि मैंने आपको तुरंत बताया कि हमारे पास कितना बचा था, यहाँ बचा था 0 और यहाँ कितना बचा था cos 2 पाई। जब इसको हॉल करेंगे, माइनस तो बाहर है ही, तो यहाँ 2 पाई का मान कितना होता है, 2 पाई, पाई माने 180, तो 2 पाई माने 360, और 360 का मान होता है 1। यहाँ पे आप याद रखेंगे कि इसका मान भी cos 0 का मान 1 होता है, तो ये का हो जाएगा 1 में से 1 घटा 0, यानी कहने का मतलब कि एक पूर्ण चक्र में ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि धारा का मान हमारे पास कितना आ गया 0। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एक चक्र में यहाँ यही बात स्पष्ट किया गया है, यहाँ पे स्पष्ट किया था प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्र या एक आवर्त काल के लिए मध्यमान 0 होता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा ये बात, आपको याद रखना। प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्र या एक आवर्त काल के लिए मध्यमान कितना होता है 0 होता है, ठीक है। कंडीशन बी, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि पूर्ण चक्र के लिए, लेकिन अगर अर्ध चक्र की बात की जाए, किसकी बात की जाए, अर्ध चक्र की बात की जाए, तो उसके लिए क्या होगा, सब कुछ सेम है, बस टी का मान का हो गया है, बदल गया, आप देख सकते हैं केवल टी का मान यहाँ का हो गया है, बदल गया है, बाकी वही फॉर्मूला है आई इंटू डी टी। तो आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फिर से हम आई का मान रख सकते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। फिर टी को क्या कर सकते हैं, बाहर करेंगे तो अपॉन 2 था, टी अपॉन 2 था, तो उल्टा हो जाएगा, तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा टी। अब इस कंडीशन के बाद, ठीक है, तो एक बात आपको याद रखना है कि यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉमन वो चीज बाहर हो गया। आगे जब आप देखिएगा तो यहाँ पे मैंने वैल्यू वही चीज रखा, और यहाँ पे जो क्या चेंज होता है, जब भी कोई प्लेट घूमेगा उसके अंदर, तो उसमें क्या एंगल का मान चेंज होगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे आई को हम क्या कर देंगे, आई नहीं बदलेगा, तो आई को हम बाहर कर देंगे, हमारे पास अंदर कितना बचा, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, ठीक है, ये कंडीशन बचा। एक बात मैं आपको बता दूं कि होता क्या है कि यहाँ पे एक मैग्नेट होता है, यहाँ पे दूसरा मैग्नेट होता है, एक नॉर्थ है और दूसरा क्या है साउथ, अब बीच में एक प्लेट घूमता है, ऐसे प्लेट इसी के बीच प्लेट घूमता है, और ये जितना ही बार घूमेगा उतना ही धारा का मान हमें अधिक मिलेगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ये प्लेट इस दोनों, ये बताने का मकसद ये है कि लोग सोचते हैं कि ये क्या पूर्ण चक्र हाफ चक्र मैंने क्या, तो ये जितना बार घूमेगा ना एक चक्र में कितना, एक बार अगर पूरा घूम जाए तो एक चक्र का अगर आप डायग्राम देखें तो ये ऊपर और नीचे, ये जितना प्लस में होगा उतना ही ये क्या होगा माइनस में होगा, इसलिए टोटल कितना हो जाता है, टोटल हो जाता है हमारा 0। इसीलिए एक चक्र में
धारा का मान कितना मिलता है, औसत मान 0 मिलता है। ये चीज याद रखना। अब हाफ चक्र में देखना है कि कितना, जब आधा घूमे अगर यहीं आके रुक जाए तब धारा का मान क्या होगा, यही चीज हम लोग को देखना है। करंट चला, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, तो इस कंडीशन में अलग अलग जगह पर धारा का मान क्या क्या प्राप्त होता है, यही चीज देखना। हो गया इतना। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ये चीज आप लोगों ने देख लिया, चलिए ठीक है। तो अभी आप लोगों ने ये चीज देखा कि यहाँ पे क्या था हम लोगों के पास, यहाँ पे जो भी था हमें समाकलन करने के बाद वही कंडीशन जो पहले वाला में था वही है, लेकिन टी का मान क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। टी एक बार अपर लिमिट T/2 एक बार 0 रखना है। तो यहाँ से आप खूब बढ़िया से देख सकते हैं कि यहाँ पे इस कंडीशन को रखने के बाद क्या हो जाएगा, टी से टी हमारा कट जाएगा, 2 से 2 भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये 0 और ये कितना हो गया, पाई। अब इसको जब हल करेंगे तो पाई का मान कितना होता है, 180 cos 180 का मान -1। आज 0 का मान 1 होता है, तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, माइनस, दोनों को जोड़ेंगे -2 हो जाएगा। अब यहाँ से नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं, देखिए थोड़ा ठीक से। जैसा कि मैंने आपको दिखाया अभी, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो इसको हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ आप देखिएगा तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 से 2 का हो जाएगा, कट जाएगा। कटेगा तो हमारे पास कितना I0 और ओपन में कितना ओमेगा टी बचा, कितना बचा ओमेगा टी। अब क्या करना है हमें, अभी आपको मैंने बोला कि ओमेगा टी का यहाँ से आप देख सकते हैं खूब बढ़िया से कि ओमेगा का मान कितना होता है 2π/T। अभी तुरंत मैंने आपको बताया था कि ओमेगा का मान कितना होता है 2π/T। अब इसको क्या कर देना है, कैंसिलेशन करना है। जब कैंसिलेशन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या बचेगा, कैंसिलेशन करने के पास हमारे पास बच जाएगा 2I0/π। ये वाला कंडीशन हमारा बचा। अब क्या करेंगे, पाई का मान रख देंगे, 2I0 को रखेंगे, पाई का मान रख देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाई का मान जैसा कि यहाँ पे रख दिया गया है, आप देख रहे हैं ना रखा गया है कैसे। तो 2I0/3.14 ये वाला कंडीशन। और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जब इसको आप डिवाइड करेंगे, ये 2 में जब 3.14 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर इतना ही आएगा। यानी कहने का मतलब आप यहाँ से समझ सकते हैं खूब बढ़िया से कि ये वाला कंडीशन हमारा आएगा, ये वाला कंडीशन इतना ही। कब, जब हाफ चक्र में इतना ही हमारे पास धारा का मान आएगा, I बार जो है इक्वल टू 0.637 I0। ये चीज एग्जाम में पूछा गया है और ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जब अर्ध चक्र में कितनी धारा प्राप्त होती है, कब। अर्ध चक्र धनात्मक भी हो सकता है और जब ऊपर से चलेगा तो इसको धनात्मक और नीचे वाला को ऋणात्मक, इसको पॉजिटिव मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, निगेटिव। तो ये बातें हमसे पूछी जा सकती है कि धनात्मक के लिए कितना होगा, और यही बात हमसे आगे भी पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसी प्रकार प्रथम ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए हमारे पास धारा का मान क्या होगा, तो यहाँ आपके सामने रखा हुआ है। ये धनात्मक के लिए था और ये अगर प्रथम ऋणात्मक की बात करें तो केवल माइनस लगा देंगे। तो ये चीज आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, ठीक है। उसके आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। यहां से कुछ कुछ बातें आपको, प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान अब ज्ञात करना है। तीसरा कंडीशन याद रखेंगे, एक तो पूर्ण चक्र, हाफ चक्र, उसके बाद प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान, ये क्या होता है। तो यहां से आप खूब बढ़िया से देख सकते हैं, यहां से आपको हम दिखा दें, यहाँ एक पूर्ण चक्र के लिए तात्क्षणिक प्रत्यवर्ती धारा के वर्ग के मध्य मान का वर्गमूल प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान कहलाता है, IRMS इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पर आपको दे, ये इक्वेशन तो आप लोग देखे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये इक्वेशन आप सब लोग जानते होंगे कि I बराबर I0 sin ओमेगा टी कैसे होता है। उसके बाद इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, तो I के स्क्वायर I0 के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये सब लोग को पता है। IRMS वैल्यू हम ज्ञात करने जा रहे हैं, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद मैं एक बात बता दूं आपको कि बस वही कंडीशन जो इसके पहले हम लोगों ने किया था, बस यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे I के स्क्वायर कर देना है और यहाँ पे भी I का स्क्वायर कर देना है। फिर कहाँ से कहाँ जाना है,
पूर्णचक जीरो से हमको टी तक जाना है, ये वाला कंडीशन सेम है, कुछ करना नहीं है, आई का स्क्वायर कर देना है, वहाँ पे केवल आई था, आई इंटू डी टी था, यहाँ पे आई स्क्वायर इंटू डी टी हो जाएगा अपॉन टी हो जाएगा। तो इतना बात तो सब लोगों को पता है। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, हम आई के स्क्वायर तो यहाँ पे मौजूद है, तो आगे आप देख सकते हैं खूब बढ़िया वही मान रख देंगे। आई बराबर क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, तो यहाँ पे क्या करूँ उसका मान रखेंगे, तो आई नॉट के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। अब इसका क्या कर देना, हमको समाकलन ज्ञात करना है। क्या कर ज्ञात करना है, इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो समाकलन के लिए आप खूब बढ़िया से देख सकते हैं यहाँ पे एक क्वांटिटी जो है आई नॉट जो देख रहे हैं ये कांस्टेंट है, ये बार बार नहीं बदलेगा, केवल जब भी चक्र में केवल किसका मान बदलता है, तो कोण का मान, एंगल चेंज होता है। जब भी वो चक्र पूरा करेगा, एक चक्र पूरा करेगा वो प्लेट जो है, तो कितना, एक चक्र हाफ चक्र, तो ये चीज याद रखना, उसमें आई चेंज नहीं होता है। इसके बाद ये एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद कर लेना है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ये बात याद रखना है, ये वाला कंडीशन, ठीक है। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट। उसी फॉर्मूला के आधार पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास क्या था वहां पे साइन ओमेगा टी जो भी था, साइन स्क्वायर ओमेगा टी था ना, तो उसका समाकलन कितना होगा याद रखना है यहां से, ठीक है। ये वाला 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू डी टी, ये वाला कंडीशन। इसका फॉर्मूला अभी हम तो समाकलन नहीं किए हैं, बस अभी ये फॉर्मूला का मान रखे हैं। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान रख दिए हैं, कितना रखे हैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, बस मान रख दिए हैं यहाँ। किसका मान रखे हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, ठीक है। अब समाकलन करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया, बस यही काम। आगे हमको क्या करना है, 2 को हम बाहर कॉमन कर सकते हैं, यहाँ 2 जो देख रहे हैं इसको बाहर कर देंगे। इससे क्या होगा कि समाकलन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, थोड़ा सिंपल दिखेगा। जैसे 2 को बाहर करेंगे तो यहाँ पे t है, अब कितना हो जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा नीचे, ठीक है। इसके बाद 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी आपको दिख रहा है। अब इसका क्या करना है, हमको समाकलन करना है। क्या करना है, समाकलन। इसका समाकलन हम किस प्रकार करेंगे, तो आप देख सकते हैं इसका 2 पार्ट है। हम इस dt से दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पार्ट इतना, दूसरा का पार्ट हमारा इतना हो जाएगा। इतना करने के बाद हमारे पास लिमिट भी 0 से t है, अपर लिमिट हमारा t है, लोअर लिमिट हमारा 0 है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास कितना था, dt था, तो आपको बताया गया था कि dx का समाकलन कितना होता है, x होता है, तो dt का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केवल t होगा, तो यहाँ पे हमारे पास dt का समाकलन इतना हो गया। सेकेंड बात, जैसा कि आपको यहाँ पे आप दिख रहे हैं कि cos 2 ओमेगा टी इंटू डी टी का समाकलन आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसका समाकलन इतना होता है, ठीक है। आप यहाँ से अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट से तो आपको पता होगा, अगर बायो के स्टूडेंट से तो बस इसको रट लेना है, ठीक है, कि इतना होता है। अब फिर से हमें लिमिट पुट करना है, लिमिट का मान पुट करेंगे तो वही चीज़ एक बार क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आप देख सकते हैं खूब बढ़िया से कि बस एक बार अपर लिमिट यानी t माइनस लोअर लिमिट, फिर बाकी चीज़ें ये कॉमन हो जाएगी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम पुट करेंगे। आपको बताया था कि ओमेगा का मान 2 पाई अपॉन टी, तो ये वाला कंडीशन आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। अब अपर लिमिट हमें या लोअर लिमिट t का मान पुट करना है। थोड़ा सा नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं, तो यहाँ पे 2 से 2 कितना 4 पाई हो जाएगा, अपन कितना t आई, 2 में कितना 0 आई, टोटल पार्ट कितना हो जाएगा, टोटल पार्ट हमारा हो जाएगा। अगर आगे हम बढ़ के देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट हमारा इतना है, दूसरा का इसको हल करेंगे तो t से t का हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे साइन 4 पाई हो जाएगा, और इसका मान t से t से अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल पार्ट कितना हो जाएगा, तो साइन 0 हो गया, ठीक है। बाकी सब कुछ वही सेम चल रहा है, बाकी कुछ चेंजिंग तो हुआ नहीं है। अब आगे आपको देखना है कि साइन जो 4 पाई है, तो साइन 4 पाई का मान कितना होता है, तो बाकी वही चीज़ हम रखे हैं, सब कुछ सेम है, 1/2 ओमेगा टी, लेकिन साइन 4 पाई का मान कितना होता है 0। 4 पाई माने 180 गुने 4
18 चौक 72, 720, 7 साइन 720 का मान कितना होता है 0, साइन 720 का मान 0 होता है और ये भी 0, तो 0 से 0 खत्म। इसकी कहानी तो आपको दिख रही है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा पार्ट हमारा क्या हो गया खत्म। अब मेरे पास क्या बचा है साहब, मेरे पास टी बचा है और यहाँ वाला ई बचा है, तो यहाँ कुछ कटेगा का, टी से टी की कहानी क्या हो जाएगी खत्म। आगे हमारे पास क्या हो सकता है, कितना बचेगा आप देख सकते हैं कि आई नॉट के स्क्वायर अपन 2 बच गया, आई नॉट के स्क्वायर अपन 2 बच गया। तो वर्गमूल लेने पर इसका क्या करेंगे हम, वर्गमूल अगर कर दें तो आप देख सकते हैं कि वर्गमूल करने का मतलब कि वर्ग हम दोनों साइड कर दिए, तो दोनों साइड किए तो इसका स्क्वायर खत्म हो गया और इस पर रूट चढ़ गया। रूट चढ़ने के बाद इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं, इस बात को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं, जो रूट मीन इसको देख रहे हैं ना आप, इसी को हम आरएमएस वैल्यू बोलेंगे ये, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। इस कंडीशन में आरएमएस वैल्यू कितना 1/√2 इंटू आई नॉट। अब इसका जब आप √2 का वर्गमूल निकाल करके 1 में डिवाइड करेंगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा। यही हमारे पास क्या आ गया, आई आर एम एस वैल्यू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और जब भी घरेलू परिपथ में जितने भी डिवाइस हम लोग यूज करते हैं तो उस पर उसका आर एम एस वैल्यू ही दिया जाता है। जैसे मैं 220 वोल्ट दे दिया, वो क्या है, उसका आर एम एस वैल्यू है, और इसी से हम लोग फाइंड करते हैं। आगे चलते हैं। जो चक्र आपको बार बार हम बता रहे थे ना, ऐसे चलता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के यहाँ आएगा तो अर्ध चक्र हो गया, यहाँ से चल के यहाँ आया तो एक चक्र हो गया, फिर आप प्लस में जाएगा, फिर माइनस में, ऐसे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इस पीक पॉइंट को आई नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस सबसे उच्चतम मान को आई नॉट बोलते हैं। आर एस में ये चीज़ आप देख रहे हैं, यही इसी को हम आई नॉट बोलते हैं, शिखर मान भी इसको बोलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कि यहाँ से आप देख सकते हैं बात नंबर 1 क्या है, प्रत्यावर्ती धारा के केवल उसमें प्रभाव, प्रत्यावर्ती धारा केवल क्या प्रदर्शित करती है, प्रत्यावर्ती धारा केवल उसमें प्रभाव प्रदर्शित करती है, क्योंकि उसमें प्रभाव धारा के वर्ग पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। उसमें प्रभाव जो होता है वो धारा के वर्ग पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ से पूछा जा सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा केवल उसमें प्रभाव प्रदर्शित करती है, क्यों? क्योंकि उसमें प्रभाव धारा के वर्ग पर निर्भर नहीं करता है। बात नंबर 2, प्रत्यावर्ती धारा द्वारा पूर्ण चक्र में उत्पन्न ऊष्मा की मध्य दर। प्रत्यावर्ती धारा द्वारा पूर्ण चक्र में, कितना चक्र में, एक चक्र में, पूर्ण चक्र में उत्पन्न ऊष्मा की मध्य दर अगर ज्ञात करना हो तो बस यही इसका सिंपल फॉर्मूला है। आप देख चुके हैं इसके पहले भी, फिर से मैं आपको बता दूं, ये ऊष्मा की दर अगर याद करना हो तो बस वही चीज, ये इस फॉर्मूला से हम लोग याद करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, वही आर एम एस वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे दृष्ट धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की दर का फॉर्मूला ये होता है, याद रखिएगा, दृष्ट धारा के द्वारा हमारा ये होता है, ठीक है, दृष्ट धारा के द्वारा। उसके बाद आई प्रभावी, आई आभासी, आई आर एम एस, ये सब बराबर होता है। क्या होता है, सब बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि आई आर एम एस क्या होता है, यहाँ पे आई आर एम एस की वैल्यू आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये इस फॉर्मूला से हम आई आर एम एस ज्ञात करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। देखिए कुछ बातें आपको याद रखनी है। प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टता मापने वाले, प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टता मापने वाले अमीटर तथा वोल्टमीटर के पथ्यांक सीधे धारा तथा वोल्टेज के वर्ग मान देते हैं। यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट है या गोल्डन पॉइंट, प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टता के मापने वाले अमीटर तथा वोल्टमीटर के पथ्यांक, अमीटर वोल्टमीटर के पथ्यांक सीधे धारा तथा वोल्टेज के वर्ग मध्य मूल मान देते हैं। क्या देते हैं, ये वर्ग मध्य मूल मान ही हमें देते हैं। कौन चीज, अमीटर जो होता है या वोल्टमीटर, ये दोनों क्या देता है, आरएमएस वैल्यू प्रोवाइड करता है। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग।
नेक्स्ट कंडीशन पे यदि बात करेंगे तो दृष्ट धारा अमीटर या वोल्ट मीटर से प्रत्यावर्ती धारा को नहीं माप सकते। दृष्ट धारा अमीटर या वोल्ट मीटर से माप सकते हैं दृष्ट धारा, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा को हम नहीं माप सकते हैं, क्योंकि सुई पर बल आघूर्ण रूप से दोनों दिशाओं में इतनी शीघ्रता से परिवर्तित होगा कि जड़त्व के कारण सुई मध्य स्थिति में बनी रहेगी। बस एक लाइन यहां से याद रखना है कि हम प्रत्यावर्ती धारा को नहीं माप सकते हैं यहां से, इस डिवाइस से। आगे नेक्स्ट पे प्रत्यावर्ती धारा मापने के लिए तप्त तार अमीटर की सहायता ली जाती है। अब आपसे कोई पूछे कि प्रत्यावर्ती धारा मापने के लिए किसका हेल्प लिया जाता है? तप्त तार अमीटर की सहायता ली जाती है, जो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो ये किस पर काम करता है? तो ये धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। आगे वाला बात पर ध्यान देना है कि भारत में घरेलू उपयोग हेतु आपूर्ति की जाने वाली वोल्टता का वर्गमूल मूलमान इतना होता है। भारत में कितना होता है? तो ये बात आपको याद रखना है, भारत में 220 वोल्ट होता है। यही चीज हम लोग यही चीज हमें वोल्टेज के अकॉर्डिंग कोई भी डिवाइस बनाते हैं हम लोग, ठीक है, कोई भी बनी होती है जो हमें आती है। तो इस कंडीशन के बाद नेक्स्ट पे आप लोग आइए। इसके बाद हम नेक्स्ट बात पर ध्यान दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम शिखर मान ज्ञात करें तो इसका आरएमएस वैल्यू अब 220 दिया हुआ है, तो इसको गुणा कर दिए √2 से, तो यही हमारे पास आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं प्रत्यावर्ती धारा की विशेषताएं। तो इसकी विशेषता क्या है? तो याद रखिएगा 2-3। प्रत्यावर्ती वोल्टता को ट्रांसफर द्वारा, विशेषता में आप ध्यान से देख सकते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टता को ट्रांसफर द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती वोल्टता को ट्रांसफर द्वारा क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे उच्च वोल्टता एवं निम्न धारा पर बहुत कम शक्ति हास से विद्युत संचरण किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रत्यावर्ती वोल्टता को ट्रांसफर द्वारा परिवर्तित किया जाता है, बढ़ाया भी जाता है और घटाया भी जा सकता है। उसके लिए 2 प्रकार के ट्रांसफर में उपयोग किया जाता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। आगे वीडियो में मिलेगा आपको। और इसमें ऊर्जा की हास बहुत कम होती है, ठीक है। स्टेप अप का काम है बढ़ा देना, स्टेप डाउन का काम है घटा देना। विशेषता नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। विशेषता 2 हमारा क्या है? प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा की सहायता से आसानी से दृश्य धारा में, दृष्टकारी की सहायता से आसानी से दृश्य धारा में परिवर्तित किया जा सकता है। याद रखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा को ट्रांसफार्मर वगैरह की सहायता से हम लोग, दृष्टकारी की सहायता से हम लोग इसको चेंज करते हैं। जैसे हम अभी प्रेजेंट में आपको पता है कि प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में इन्वर्टर में चेंज कर देता है कुछ डिवाइसेस का उपयोग। उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एवं मोटर अधिक दृढ़ एवं प्रचलन में अधिक सुविधाजनक होते हैं तथा इनकी लागत दृष्ट धारा जनित मोटर से कम होती है, डीसी से ही कम होती है। ये आसान, मतलब इसके डिवाइस बहुत मजबूत भी होते हैं। आप देखें मैक्सिमम डिवाइस जो आपको देखेगा वो एसी का ही मिलता है, एसी डीसी का बहुत कम मिलता है। उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा का सीधा उपयोग विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोडो प्लेटिंग में नहीं किया जा सकता है। इसे विद्युत चुंबक बनाने में भी काम नहीं लिया जा सकता है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं, कुछ खासियत हो गई। इस वीडियो को देखिए, ध्यान से सुनिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय माय ऑल डियर स्टूडेंट्स।